फ्रेंड्स, आज की कहानी है नौकरानी की जिंदगी भाग 11। पिछले भाग में आपने पढ़ा, आरती अपनी मेम साहब से बोली, आप कुछ भी कह ले, लेकिन मैं आपको उसका नाम नहीं बताऊंगी, तो फिर निकल मेरे घर से। बबीता बोली और आरती कुछ ना बोली, बस चुपचाप बिना कोई सामान लिए घर से निकल गई। अब आगे। आरती जैसे ही घर से निकली तो पवित्रा ने बबीता से कहा, मेम साहब उसे रोकिए, कहाँ जाएगी वो ऐसी हालत में। पवित्रा की बात सुनकर बबीता बोली, जब तक वो ये नहीं बताती कि उसके पेट में किसका बच्चा है, तो तब तक मैं उसे अपने घर में नहीं रख सकती। कुछ तो तरस खाइए उस पर। पवित्रा बोली, अगर तुझे उस पर इतनी ही दया आ रही है तो तू ही उसे अपने घर में क्यों नहीं रख लेती। बबीता बोली। फिर पवित्रा कुछ नहीं बोली और बाहर निकल गई। उसने इधर उधर अपनी नजरें दौड़ाई तो उसे आरती दूर सड़क पर दिखाई दी। वो भागकर आरती के पास पहुंची और बोली, अब तू ऐसी हालत में कहाँ जाएगी। कहीं भी चली जाऊंगी। आरती बोली, तू मेम साहब को बता क्यों नहीं देती कि ये बच्चा किसका है। पवित्रा बोली, मैं नहीं बता सकती पवित्रा। आरती बोली, ऐसी भी क्या मजबूरी है तेरी। पवित्रा ने पूछा। बस मत पूछ पवित्रा, मैं तेरे सवाल का कोई भी जवाब नहीं दे पाऊंगी। आरती बोली, ठीक है, मैं कुछ नहीं पूछूंगी, बस तुम मेरे घर चल। पवित्रा बोली, लेकिन तेरे परिवार वाले क्या सोचेंगे। आरती बोली, कुछ नहीं सोचेंगे, वे भैया और भाभी दूसरी जगह रहते हैं, बापू तो दिन भर घर से बाहर रहते हैं, माँ को शायद कोई आपत्ति नहीं होगी, रही मैं तो मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। पवित्रा बोली। आरती पवित्रा के साथ जाने को राजी हो गई। जब आरती और पवित्रा घर पहुंची तो सरिता से पवित्रा ने आरती को मिलवाया। आरती की बात सुनकर सरिता गुस्सा होकर बोली, पवित्रा तुझे क्या लगता है मैं इसे अपने घर में आसरा दे दूंगी, लेकिन माँ ये बेचारी अब कहाँ जाएगी। पवित्रा बोली, उसी के पास क्यों नहीं चली जाती जिसका पाप ये ढो रही है। सरिता बोली, ऐसा मत कहो माँ, आखिर तुम भी एक औरत हो और औरत होकर इसका दर्द क्यों नहीं समझ रही। पवित्रा बोली, तू चुप रह, मुझे कुछ नहीं समझना। सरिता बोली, माँ तुम्हें समझना ही होगा, ये तुम्हारी बेटी की तरह है, अगर इसकी जगह तुम्हारी बेटी होती तो क्या उसके साथ भी तुम ऐसा ही करती। पवित्रा बोली, लेकिन लोग पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी कि ये कौन है। सरिता बोली। तब पवित्रा बोली, माँ लोगों के घरों में भी बहुत कुछ होता है, लेकिन हम तो कभी किसी के यहाँ कुछ पूछने नहीं जाते, तो फिर हमारे घर कौन पूछने आएगा, और फिर हमें कोई खाने को नहीं दे जाता जो हम समाज से डरते फिरे। हम समाज का नाम ले लेकर जीवन भर डरते रहते हैं, इसीलिए आगे नहीं बढ़ पाते। हमेशा यही सोचते रह जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, कोई कुछ भी कहता रहे, ये हमारे मन का भ्रम होता है। लेकिन ये बच्चा किसका है। सरिता ने पूछा। ये मत पूछो चाची, मैं नहीं बता पाऊंगी। आरती बोली, लेकिन ये जब बच्चा पैदा होगा हर कोई इसके बाप के बारे में पूछेगा, तो मैं क्या कहूंगी सबसे। सरिता बोली, वो मैं बाद में सब देख लूंगी, लेकिन अभी मुझसे मुंह ना मोड़ो चाची, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। आरती बोली, माँ मान जाओ ना। पवित्रा भी बोली, ठीक है, मैं अभी तो इसे रख लेती हूँ, लेकिन बच्चे के जन्म के बाद ये अपना और इंतजाम देख लेगी। सरिता बोली, हाँ चाची, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं बच्चे के आने के बाद तुम्हारा घर छोड़ दूंगी। आरती बोली। और फिर आरती को उस दिन पवित्रा के घर में आसरा मिल गया। इधर आरती के जाने से बबीता भी कम दुखी नहीं थी। वो आरती को अपनी बेटी जैसा समझती थी। उसकी इस हरकत पर उसका बहुत दिल दुखा था, तभी उसने आरती को अपने घर से निकाला था। आरती के जाने पर बबीता का मन भी घर पर नहीं लग रहा था। सबसे बड़ी बात बबीता के लिए ये थी कि उसे मयंक बार बार पूछ रहा था, मम्मा आरती कब आएगी, आरती कब आएगी। मयंक के सवालों से परेशान बबीता बार बार उसे समझाती कि आरती यहाँ गई है, वहाँ गई है। जब आरती बहुत देर तक ना लौटी तो मयंक परेशान होकर अपनी माँ के पास आया और बोला, मम्मा आप तो कहती थी आरती आ जाएगी, लेकिन वो तो अभी तक नहीं आई। मैं अब उसी के हाथ से ही खाना खाऊंगा, जब तक वो नहीं आती मैं ना तो खाना खाऊंगा और ना आपसे बात करूंगा। बबीता ने मयंक को बहुत समझाया, लेकिन मयंक नहीं माना। ऐसे ही 2 दिन गुजरे और मयंक अत्यधिक उग्र होने लगा। वो घर का सारा सामान इधर उधर फेंकने लगा।
उसकी ऐसी हालत देखकर बबीता बहुत परेशान हो गई। उसने किसी तरह मयंक को शांत करने की कोशिश की, लेकिन वो शांत नहीं हुआ। ऊपर से वो मानसिक विकलांग था, तो बबीता को उसकी और भी बहुत चिंता होने लगी। जब हालत काबू से बाहर होने लगे तो बबीता ने मयंक के डॉक्टर को बुलाया, जहां उसका इलाज चल रहा था। पहले भी कभी कभी मयंक ऐसी हरकतें करता था, लेकिन जब से आरती उसकी जिंदगी में आई थी तो मयंक का व्यवहार सबके प्रति सौम्य हो गया था। वो सबसे ठीक से बात करता था, सबसे ठीक से व्यवहार करता था। उसे देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि वो मानसिक रोगी है। लेकिन अब जब से आरती उनके घर से चली गई थी तो मयंक फिर से उग्र प्रवृत्ति का हो गया था। ये बात डॉक्टर को भी समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए डॉक्टर ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं मयंक को अपने क्लिनिक ले जाती हूँ। वहाँ उसके जैसे एक दो लोग और हैं, उनके साथ मिलकर वो शायद थोड़ा सामान्य व्यवहार करने लगे। फिर मैं उससे इस विषय पर प्यार से बात करूंगी, हो सकता है इस समस्या का हल निकल आए। बबीता को डॉक्टर की बात ठीक लगी और वो मयंक को उनके क्लिनिक भेजने को राजी हो गई। मयंक वहाँ अपने जैसे लोगों के साथ रहा तो उसका व्यवहार थोड़ा बदल गया। फिर डॉक्टर ने मयंक को अपने पास बुलाकर बहुत प्यार से बातें की और मयंक से बातें करने के बाद उन्हें जो पता चला उसे सुनकर वो हैरत में पड़ गई। और तभी उसे समझ में आया कि इतने महीनों से मयंक के भीतर इतना सुधार क्यों आया था। और आरती के जाने के बाद फिर से मयंक वैसे का वैसा हो गया। मतलब मयंक के व्यवहार में जो सुधार आया था उसका कारण आरती थी। अब ये बात डॉक्टर जल्द से जल्द बबीता को बताना चाह रही थी। और फिर वो मयंक को लेकर बबीता के पास पहुंची और बड़े प्यार से डॉक्टर ने मयंक से कहा, बेटा मयंक, अपनी मम्मा को बताओ कि आरती तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त है, वो क्या क्या करती थी तुम्हारे लिए। तभी तो आरती को मम्मा जल्दी से वापस ले आएगी। सच डॉक्टर आंटी, मैं मम्मा को सब बता दूंगा, तो मम्मा आरती को ले आएगी ना। मयंक बोला, हाँ बिल्कुल ले आएगी, तुम उनसे सब कह दो। डॉक्टर बोली, ठीक है, तो मैं सब बता दूंगा। और फिर मयंक बोला, मम्मा आरती मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, वो मेरा बहुत ध्यान रखती थी। आप अपने कॉलेज चले जाती थी तो मुझे अपने हाथों से खाना भी खिलाती, मेरे साथ भी खेलती। एक दिन वो मेरे साथ खेल रही थी, हम लोग मेरे कमरे में गेम खेल रहे थे। मुझे चॉकलेट खाने का मन हुआ तो मैंने आरती से कहा कि वो मेरे लिए फ्रिज से एक चॉकलेट निकाल कर दे मुझे। मेरे कहने पर वो मेरे लिए चॉकलेट ले आई। मैंने अपनी चॉकलेट में से आधी चॉकलेट आरती को दे दी तो वो बोली, छोटे बाबू आप बहुत अच्छे हैं। मैंने कहा, तुम भी बहुत अच्छी हो और मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। और ये कहकर मैंने उसके गाल पर किस कर लिया। मुझे उसके गाल पर किस करना अच्छा लगा तो मैंने उसके दूसरे गाल पर भी किस कर लिया। लेकिन आरती को ये सब अच्छा नहीं लगा और वो बोली, ये सब मत किया कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैं मेरी मम्मा को भी तो किस करता हूँ, वो तो नहीं मना करती मुझे। मैंने कहा, वो आपकी मम्मा है, मैं आपकी माँ नहीं हूँ। आरती बोली, लेकिन तुम मेरी दोस्त तो हो ना, मैं तो तुम्हें भी अपनी मम्मा की तरह ही किस करूँगा। यह कहकर मैंने उसके दूसरे गाल पर भी किस कर लिया। इस बात से आरती को बहुत गुस्सा आया और उसने मुझे थप्पड़ मार दिया। उसके थप्पड़ मारने पर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने खुद को बाथरूम में बंद कर लिया। मुझे बाथरूम में बंद होता देख आरती बाहर से दरवाजा पीटने लगी और बोली, छोटे बाबू दरवाजा खोलिए, मैं अब ऐसा कभी नहीं करूंगी, किस करने से भी मना नहीं करूंगी आपको। मैंने कहा तो वो बोली, नहीं मना करूंगी। और फिर मैं जब बाथरूम से बाहर निकला तो मेरे सीने से लगकर बोली, अच्छा हुआ जो आप बाहर आ गए, कुछ हो जाता तो आपको, तो मैं आपकी माँ को क्या जवाब देती। वो मेरे गले लगी तो उसका यूं गले लगना मुझे अच्छा लगा। वो फिर मुझसे दूर हट गई तो उसका दूर जाना मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे लग रहा था कि वो मेरे यूं ही गले से लगी रहे। और फिर उस दिन के बाद मैं उसे जब भी किस करता तो मुझे मना नहीं करती थी। अब वो भी मुझे कभी कभी किस करने लगी। जो मुझे अच्छा लगने लगा था वो मुझसे कहती, मैं ये सब किसी को ना बताऊं, नहीं तो उसे इस घर में नहीं रहने दिया जाएगा। फिर एक दिन मुझे बहुत जोर का बुखार था। वो मेरा सिर दबा रही थी। मैं उसकी गोद में सिर रख कर लेटा था। उसने मेरे माथे पर किस किया तो मुझे अच्छा लगा। फिर उसने मुझे यहाँ किस किया। मयंक ने अपने होठों की ओर इशारा करते हुए कहा। फिर वो मुझे टच कर रही थी।
तो मुझे अच्छा लग रहा था। पता नहीं, मुझे नहीं मालूम कि वो क्या कर रही थी, लेकिन मुझे वो सब कुछ अच्छा लग रहा था, पर समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। लेकिन फिर उस दिन के बाद उसने मुझे कभी किस नहीं किया, और जब भी मैं उसे किस करना चाहता तो मुझे मना कर देती। वो कहती, अगर आप कुछ ऐसा करेंगे तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मैंने उसके जाने के डर से उसे किस करना बंद कर दिया, लेकिन वो तब भी मुझे छोड़कर चली गई। झूठ बोलती थी वो कि मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। मम्मा प्लीज आरती को वापस ले आओ ना। अब जब बबीता ने ये सब सुना तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और अपना माथा पकड़कर सोफे पर बैठ गई। तब डॉक्टर मयंक से बोली, हाँ बेटा, आरती बहुत जल्द आ जाएगी, लेकिन अभी तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो। ठीक है आंटी, जल्दी ही आ जाएगी ना मेरी आरती? मयंक ने पूछा। मैं और तुम्हारी मम्मा यही बात तो करने वाले हैं। डॉक्टर बोली, ठीक है तो आप लोग बात करिए, मैं अपने कमरे में जाता हूँ। और इतना कहकर मयंक अपने कमरे में चला गया। मयंक के जाने के बाद डॉक्टर बबीता से बोली, बबीता, बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। मयंक ने आरती के साथ उस सुख का आनंद लिया है जो शायद कभी भी उसे कोई लड़की ना दे पाती। आरती का स्पर्श पाकर मयंक में बहुत सुधार आया है। हो सकता है आरती और मयंक का ये संबंध मयंक को पूरी तरह से ठीक कर दे। मैं एक डॉक्टर होकर ये पहलू क्यों नहीं देख पाई कि एक जवान होते शरीर की ऐसी जरूरतें भी हो सकती हैं। वो भले ही मानसिक विकलांग हो, लेकिन उसके शरीर से तो बिल्कुल स्वस्थ है। उसकी जरूरत को शायद आरती ने पूरा कर दिया। गंगा में नहाकर जब पापी के पाप कट जाते हैं तो फिर आरती के स्पर्श से मयंक क्यों नहीं ठीक हो सकता? लेकिन मयंक तो भोला है, उसे सेक्स के बारे में कुछ नहीं मालूम था, लेकिन आरती तो सब जानती थी। फिर भी ये सब उसने बबीता बोली, उसने जो किया बिल्कुल ठीक किया। डॉक्टर बोली, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। बबीता बोली। तब डॉक्टर बोली, बबीता, बात को समझने की कोशिश करो। आरती जवान है, उसके शरीर की भी कुछ जरूरतें हैं। मयंक भी जवान है। क्या हुआ जो उसका मन बच्चे जैसा है, लेकिन शरीर तो बच्चे जैसा नहीं है ना। दोनों जवान शरीर मिले तो कुछ तो होना ही था। और फिर तुम ये क्यों नहीं सोचती कि आज तुम हो तो मयंक का साथ दे रही हो, कल को जब तुम नहीं रहोगी तो वो कैसे अपनी जिंदगी काटेगा? और कोई भी समझदार लड़की किसी मानसिक विकलांग लड़के से शादी नहीं करना चाहेगी। यदि आरती ने उसे अपना लिया तो मयंक का जीवन सुधर जाएगा। लेकिन आरती ने ये सब पैसों के लिए किया हो तो? बबीता बोली, अगर उसने ये सब पैसों के लिए किया होता तो तुम्हारे घर को छोड़कर नहीं जाती और बच्चे के बाप का नाम भी बता देती। डॉक्टर बोली, तो अब मैं क्या करूं? बबीता बोली, करना क्या है, आरती को अपनी बहू बनाकर घर ले आओ, बच्चे को अपनाकर उसकी दादी बन जाओ। डॉक्टर बोली। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।